प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आईक्यू गुरुकुल क्लासेज पर। हम आपको जीएस पढ़ा रहे थे और जीएस में भी संविधान पढ़ा रहे थे और संविधान में भी आपका भाग 3 पढ़ा रहे थे। ठीक, भाग 3 का संबंध मौलिक अधिकार से। आज अब से पहले हमने क्या क्या पढ़ा दिया ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने जो पढ़ाया आपको कि हमने संविधान सभा के बारे में बताया, उसके बाद आपकी प्रस्तावना बताई, अनुसूची भी पढ़ाई और भाग 1 पढ़ाया। और कल हमने जो क्लास करी थी उसमें भाग 2 और कुछ भाग 3 के बारे में वर्णन किया था। तो आज हम जो कल पढ़ाया था उसका रिवीजन करते हुए और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो कल हमने जो पढ़ाया था भाग 2 पढ़ाया था। कौन सा पढ़ाया था? भाग 2। और भाग 2 का संबंध किससे है? तो आपसे भाग 2 का संबंध जो है, भाग 2 का संबंध किससे है? नागरिकता से है। तो नागरिकता से पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि बताओ नागरिकता का उल्लेख किस आर्टिकल में? तो आप बताओगे नागरिकता का उल्लेख संविधान के भाग 2 में है। और अनुच्छेद कितने? आप 5 से लेकर 11 तक इसका व्यापक उल्लेख है, 5 से 11 तक। और उसी के बाद नागरिकता, भारत की कैसी नागरिकता? आप कहोगे एकल नागरिकता का प्रावधान है। परंतु पहले 2019 से पहले भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान था। दोहरी नागरिकता मतलब जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता थी, इसलिए एकमात्र जो राज्य था भारत का अपवाद था, उसी को हम क्या कहते हैं? जम्मू कश्मीर। और उसी के बाद हमने आपको क्या बताया था? नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो वहां पर कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता। 5 में हमने आर्टिकल 5 में हमने क्या बताया था? जो नागरिकता है, जो हमारी नागरिकता है वो अधिनियम के द्वारा नागरिकता का प्रावधान था। हम किस आधार पर नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं? जन्म के आधार पर, मतलब कि भारत में जन्म लेने वाला बच्चा भारत का नागरिक कहलाएगा। दूसरा मतलब उसके माता पिता भारतीय होने चाहिए। और उस वंश के आधार पर किसी के दादा दादी, नाना नानी, फूफा फूफा में से कोई भी है उसको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। और उसके बाद 6 में जो 1947 पाकिस्तान छोड़ के भारत आ गए थे, जो 1947 के बाद आए, वो आर्टिकल 7 कहता है कि आपको नागरिकता तब मिलेगी जब तुम क्या होंगे? आप कहोगे पंजीकरण करोगे। पंजीकरण का मतलब क्या है? यदि किसी भी भारत की नागरिकता चाहती है वो आर्टिकल 8 के द्वारा पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन करेगा और उसके बाद भारत की नागरिकता ग्रहण करेगा। और उसी के बाद आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 कहता है कि जो भारत है, भारत में जो नागरिक रह रहे हैं उनको यदि भारत की नागरिकता नहीं लेनी, उसे छोड़ना चाहते हैं तो स्वेच्छा से अपनी नागरिकता को छोड़ सकते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं, तुम भारत के नागरिक रहो, किसी और अन्य देश की लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसी के बाद जो आपका आर्टिकल 10 है, तो 10 में क्या है? आप कहोगे यदि कोई शत्रु राष्ट्र का नागरिक, जैसे भारत की 16 राष्ट्रों के साथ कैसी है नागरिकता? दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। जैसे कोई पाकिस्तान है, बांग्लादेश है या चीन का नागरिक है, वो धोखे से भारत की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। कानूनी कार्रवाई का मतलब है उसको पूछा जाएगा भाई तुमने कैसे की, डिग्री दी जाएगी, 3rd डिग्री अप्लाई की जाएगी, तब वो बताएगा कि मैं इस मकसद से भारत में आया था और मैंने इसलिए धोखे से नागरिकता ग्रहण की है। और उसके बाद आर्टिकल 11 क्या कहता है? यदि नागरिकता पर समय समय पर हमें कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो आर्टिकल 11 के तहत संसद नागरिकता में कानून बना सकती है। कौन बनाएगी? संसद। किस आर्टिकल के तहत? आप कहोगे आर्टिकल 10 के 11 के तहत। उसके बाद कब बना? हाल ही में 2019 में नया कानून पास हुआ जिसे कहते हैं नागरिकता अधिनियम बिल। और उसमें जो किसी अन्य देश में सिख, ईसाई, मुस्लिम, ऐसी कितनी आप कहोगे 6 को भारत में आते हैं उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। मुसलमानों को नागरिकता का प्रावधान इसमें नहीं था, क्योंकि यदि भारत में जो अल्पसंख्यक हैं उनको हम कह दें कि नागरिकता देनी है तो फिर कौन आ जाते? मुस्लिम। पर जो भारत के अल्पसंख्यकों में से कौन कौन है? सिख, ईसाई, सिख है, ईसाई है, यहूदी है, ये सब जो है उनको नागरिकता का प्रावधान था। कल की क्लास में हमने इतना बताया था। आज की क्लास हमारी किससे चलती है? आप कहोगे आज की क्लास चलती है भाग 3 से। किससे प्रारंभ होगी? भाग 3। और भाग 3 में क्या है? भाग 3 में है मौलिक अधिकार।
मौलिक अधिकार। इन्हीं को हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। मतलब कि मनुष्य को जीने के लिए, स्वतंत्र रहने के लिए जो अधिकार प्राप्त होंगे उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। किस भाग में, भाग 3। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन बना देते हैं इस भाग से। इस भाग को भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसका, आप कहोगे भारतीय जनता का, सॉरी भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसका, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक, पहला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, पर ये तो संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा भारत शासन अधिनियम 1858 को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, आप कहोगे भारत शासन अधिनियम 1858 को कहा जाता है। दो क्वेश्चन है। नंबर 1, मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, संविधान का, तो भाग 3। दूसरा, मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, आप कहोगे भारतीय जनता का मैग्ना, आप कहोगे भारत शासन अधिनियम 1858 को कहा जाता है। ये कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्या होता है, मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार भरा। इस शब्द का अर्थ क्या होता है, इस शब्द का अर्थ होता है कि अधिकार भरा पत्र, अधिकार का पत्र, मतलब कि जो राइट्स होते हैं उनसे संबंधित है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, अधिकार भरा पत्र। या सबसे पहले ही है कि भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा, नहीं, इससे पहले भी ब्रिटेन की जनता ने जो 1215 ईस्वी में जो बिल लाए थे उसी को भी ब्रिटेन की जनता का मैग्ना कार्टा कहते हैं। फिर उसके बाद 1858 में भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा और भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा हमने, आप कहोगे 1858 को और संविधान का मौलिक अधिकारों को। अब मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन करेंगे हम। मौलिक अधिकार यदि हम देखें तो इनके इतिहास के बारे में वर्णन करेंगे। किसमें, इतिहास। इतिहास का मतलब क्या, इसकी मांग कैसे कैसे हुई। तो इसकी मांग दो रूपों में हो सकती है। एक तो हो सकती है विश्व में, और एक हो सकती है आपकी भारत में। दोनों को साथ साथ कवर करते चलेंगे। विश्व में मतलब दो रूपों से दिए जा सकते हैं। एक तो अलिखित मौलिक अधिकार, दूसरा आपको क्या दिया जा सकता है, लिखित मौलिक अधिकार। लिखित मौलिक अधिकार यहां कैसे है, अलिखित। तो सबसे पहले कब अलिखित मौलिक अधिकार दिए गए, कब, आप कहोगे 1215 ईस्वी में। कहां पर, आप इंग्लैंड में। इंग्लैंड कह दो, ब्रिटेन कह दो, बात देखिए इंग्लैंड में। कब, वहां क्या होते हैं, सम्राट। सम्राट कौन थे, विलियम जॉर्ज। वहां के सम्राट थे विलियम जॉर्ज। और वहां सम्राट के जो थे, वहां की जनता ने एक बिल पास किया। मतलब कि क्या दिया, आप कहोगे बिल, ठीक। और उस बिल में एक दिन का अवकाश और
8 घंटे किसके भाई, काम के 8 घंटे निर्धारित किए। ठीक है, और इस पत्र पर हस्ताक्षर कब हुए, 1679 ईस्वी में इस पर क्या किए गए, इसको अनुमति मिली, अनुमति दी गई। क्या दी गई, अनुमति दी गई। कब, आप कहोगे 1679 ईस्वी में। दो बात हमके क्लियर हुई। और जैसे इसको अनुमति दी गई, इसी को कहा गया किसकी, ब्रिटेन की जनता का मैग्ना कार्टा। जनता का मैग्ना कार्टा। कहाँ की जनता का, ब्रिटेन की जनता का मैग्ना कार्टा इसी को कहा गया था। इसके बाद लिखित रूप से प्रावधान करने वाले दो देश हैं, एक तो है फ्रांस और एक है यूएसए। सबसे पहले ये दो देश हैं। तो सबसे पहले कब, आप कहोगे फ्रांस ने दिए। कब दिए, आप कहोगे फ्रांस ने जो दिए थे 1779 ईस्वी में मौलिक अधिकार प्रदान किए थे। किस देश ने, फ्रांस ने। ठीक, सबसे पहले किसने दिए भाई, फ्रांस ने दिए। उसके बाद ये कब हुए, ये आजाद हुए। आजाद होने के 1791 ईस्वी में यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी जनता को अधिकार दिए। किसको दिए, अपनी जनता को अधिकार दिए। और कितने मौलिक अधिकार दिए, आप कहोगे इन्होंने मौलिक अधिकार दिए 7 मौलिक अधिकार। कितने मौलिक अधिकार, 7 मौलिक अधिकार इन्होंने अपनी जनता को दिए थे। अब ये दोनों फ्रांस ने भी दिए हैं, यूएसए ने भी दिए हैं, और कहां से दिए, आप कहोगे ब्रिटेन ने भी दिए। अब भारत में क्या प्रक्रिया थी, भारत में हम देख सकते हैं, तो हमें तो यहां से मतलब है भारत में क्या था। आप कहोगे 1895 ईस्वी में तिलक अधिवेशन, तिलक अधिवेशन में या तिलक अधिवेशन बिल में मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। किसमें, तिलक अधिवेशन बिल में। कब, 1900। उसके बाद 1925 ईस्वी में एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ गेम, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, कॉमनवेल्थ गेम में क्या किया, मौलिक अधिकारों की मांग उठाई। भारत में सबसे पहले कब, तिलक अधिवेशन 1995 में। तो उसके बाद आप कहोगे, उसके बाद जो मांग हुई वो 1925 ईस्वी में किस में हुई थी भाई, आप कहोगे एनी बेसेंट ने की थी। कॉमनवेल्थ गेम में कहा था कि भाई भारतीयों को मौलिक अधिकार दिए जाने चाहिए। उसके बाद एक रिपोर्ट आई थी 1928 ईस्वी में, जिसे हम कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट, ठीक। इस नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकार देने के लिए जो उसके अध्यक्ष थे या जो समिति थी, उन्होंने सबने कहा था कि भारतीय जनता को मौलिक अधिकार दिए जाएंगे। कब, आप कहोगे कितने दिए जाएंगे, 10 मौलिक अधिकार। इसकी संख्या कितनी निर्धारित करी थी, आप कहोगे इसकी संख्या 10 निर्धारित कर दी गई थी। सीधी बात हुई। 1895 में, उसके बाद 1925 और उसके बाद 1928 में
क्या किया? आप कहोगे मौलिक अधिकारों की बात कर दी, 10 मौलिक अधिकार हम भारतीय जनता को देंगे। उसके बाद आप कहोगे 1931 में कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स को देने की मांग की गई। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है 1945 ईस्वी में मौलिक अधिकार दिए जाएंगे और इसके लिए समिति का गठन किया और समिति में सरदार पटेल बड़ी समिति के अध्यक्ष बने और उन मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। एक बड़ी समिति थी और एक छोटी समिति थी। कितनी समिति थी मौलिक अधिकार संबंधित? 2 समिति थी और दोनों कब? एक सरदार पटेल उसके अध्यक्ष थे और इन्होंने देखने के बाद यूएसए से 7 के 7 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में जोड़ दिए गए। समझ में? सीधी बात हमको पता चल गई कि मौलिक अधिकार हमने यूएसए से लिए हैं। तो कितने लिए हैं? पूरे 7 मौलिक अधिकार हमने यूएसए से ग्रहण किए हैं। एक बार देखते हैं, दोबारा से रिपीट करते हैं। देखो मौलिक अधिकार क्या होते हैं? आप कहोगे भाग 3 मौलिक अधिकारों का वर्णन करता है और इसी में भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसके बाद भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा। यदि क्वेश्चन बनता है भारतीय जनता, ठीक, तो भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? आप कहोगे 1858 के भारत शासन अधिनियम को भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। और इस शब्द का अर्थ क्या है? आप इस शब्द का अर्थ है अधिकार भरा पत्र, मतलब कि जो अधिकार दिए गए उस पत्र को हम क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। फिर हमने मौलिक अधिकारों का इतिहास जाना। इतिहास जानने के लिए हमने 2 भागों में बांटा, एक तो विश्व में इतिहास क्या है और एक भारत में क्या है। तो भारत के पहले हमने विश्व के बारे में देखा। विश्व के बारे में देखा अलिखित मौलिक अधिकारों। 1215 ईस्वी में इंग्लैंड में विलियम जोन वहाँ की सरकार थी और वहाँ की सरकार परिवर्तन होने के लिए एक बिल लाया गया और बिल कौन सा था? 1 दिन का अवकाश, 8 घंटे काम के निर्धारित किए या काम के 8 घंटे। और इस बिल पर कब? 1679 ईस्वी में अनुमति प्राप्त करा दी और कराने के बाद यही बिल बन गया कौन सी? ब्रिटेन की जनता का मैग्ना कार्टा। कहाँ की जनता का? ब्रिटेन की जनता का मैग्ना कार्टा बना दिया गया। और इसके बाद अब हमने लिखित रूप में गए। लिखित रूप में हमने चेक करके देखा। लिखित रूप में हमें 2 देश मिले। कौन कौन से 2 देश मिले? एक तो हम कह सकते हैं फ्रांस देश मिला और दूसरा हमारा कौन सा देश मिला? यूएसए मिला। ठीक है, और उसके बाद 1779 ईस्वी में कहा? फ्रांस ने अपनी जनता को अधिकार दिए, समानता, ये सब चीज। उसके बाद यूएसए ने 7 मौलिक अधिकार जोड़े। कब? 1791 ईस्वी में। और इन्हीं को हमने क्या कहा? आप कहोगे फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों का नाम दिया। और इसी के बाद यहाँ के बाद भारत में हम पहुंच जाते हैं। भारत में बात करते हैं। सबसे पहले तिलक अधिवेशन 1895 में। इस बिल में मौलिक अधिकारों की मांग की गई कि मौलिक अधिकार होना चाहिए। जब मौलिक अधिकार ही नहीं होंगे तो जनता अपना विकास कैसे करेगी? तो इसी के बाद 1925 एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ गेम जो लाए थे उसमें भी मौलिक अधिकारों की बात की गई। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट था नेहरू रिपोर्ट वर्ष 1928। संविधान लिखा गया, उसे भारत का पहला संविधान कहते हैं। और लिखने के बाद इसमें संख्या कितनी दी गई? आप कहोगे 10। कभी कभी आप तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया, कभी पूछा जा सकता है कि नेहरू रिपोर्ट में कितने मौलिक अधिकार देने की बात की गई थी। तो आप बता सकते हो कितने मौलिक अधिकार? आप कहोगे इनकी संख्या थी 10। और उसके बाद 1931 रांची अधिवेशन में फंडामेंटल राइट्स और 1935-45 में समिति बनाने के बाद बताया गया कि भैया 2 बड़ी समिति बनी। एक बड़ी समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। और दूसरी जो समिति थी वो छोटी समिति थी। और इन्होंने यूएसए से पूरे 7 मौलिक अधिकार उठा लिए हैं। तो पूरे जो मौलिक अधिकार है वे कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए। अब कौन कौन से हमने मौलिक अधिकार है, कौन कौन से हटा दिए गए, इसकी चर्चा हम करते हैं।
कितने मौलिक अधिकार? हमने कितने मौलिक अधिकार? आप कहोगे मौलिक अधिकारों की जो संख्या थी वो थी 7। पहला मौलिक अधिकार समानता का मौलिक अधिकार, समानता का मौलिक अधिकार। कौन सा अधिकार? समानता का मौलिक अधिकार। कितने आर्टिकल आते हैं इसमें? ये 14 से 18 तक इसका व्यापक वर्णन है। अब कि 14 से 18 तक, 14 में क्या, 15 में क्या, 16 में क्या, उसको हम आगे बताएंगे। इसके बाद दूसरा मौलिक अधिकार कौन सा था? आप कहोगे स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। ठीक, इसमें आर्टिकल कितने? इसमें है 19 से 22 तक। इसमें पता चलेगा आपको आपकी क्या क्या स्वतंत्रता है, कहाँ कहाँ घूम सकते हो। यदि कोई आपको गिरफ्तार करने आ रहा है अमरीश पुरी की तरह, ये भी बता सकते हो कि वारंट दिखाओ, तो वो सब यहीं पता चलेगा, वो 22 में या 21 में है। उसके बाद तीसरा मौलिक अधिकार कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण का अधिकार ये कहां से? आप कहोगे 23 व 24, इसमें दो ही आर्टिकल हैं, 23 और 24 दो ही आर्टिकल हैं इसमें। किसमें कहते हो आप? शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा धर्म संबंधित अधिकार। अधिकार इसमें कितने आर्टिकल हैं? 25 से 28 तक। इसमें कितना है? 25 से 28। उसके बाद पांचवा है आपका शिक्षा, शिक्षा व अल्पसंख्यक का अधिकार। शिक्षा व अल्पसंख्यक का अधिकार ये कहां से? आप कहोगे 29 से 30 तक। उसके बाद छठा संपत्ति का अधिकार। ये कौन सा है? आप कहोगे इसमें एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 31। उसके बाद सातवां संवैधानिक उपचार। ये कौन सा है? आर्टिकल 32। अब ये कितने मौलिक अधिकार हुए? 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म संबंधित अधिकार, पांचवा आप कहोगे शिक्षा व अल्पसंख्यकों का अधिकार, सातवां संपत्ति का अधिकार और छठा संपत्ति का अधिकार और सातवां कौन सा था? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। जब आपसे पूछे कितने हैं, ठीक है, ना आपको क्या पूछा जाए, ना आपको वर्तमान दिया जाए, ना आपको मूल दिया जाए, जब कितने शब्द मिले तो आपको इनकी संख्या लगा देनी है। आप कहोगे इनकी संख्या कितनी है वर्तमान में? 6। तो कितनी संख्या है? 6। अब यहां 7 है, कौन सा समाप्त हुआ? आप कहोगे एक मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया गया, जिसे हम कहते हैं संपत्ति का मौलिक अधिकार। ये क्या कर दिया गया? समाप्त। समाप्त का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल यहां से समाप्त कर दिया, ये अब कानूनी अधिकार बना दिए। एक बात हमारी समझ में आई, जब भी ये हटाया गया होगा तो संविधान में परिवर्तन किया होगा, और संविधान में जब हम परिवर्तन करते हैं उसी को संविधान संशोधन कहते हैं। तो किस संविधान संशोधन के तहत? आप कहोगे 44वें संविधान संशोधन के तहत
44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में इसको क्या कर दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। कहाँ गया, आप कहोगे पैसे का काम 12 से होता है तो भाग 12 कौन से में चला गया, भाग 12। अनुच्छेद कहाँ चला गया, इसका मतलब अनुच्छेद 300 के कै में इसका वर्णन कर दिया गया है। अब क्वेश्चन बनेगा आपसे, तो कितने, आप क्वेश्चन क्या बनेगा, किस भाग में है, तो भाग 12 और अनुच्छेद 300 कै। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, तो आप क्या होगे, संपत्ति का अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार कैसे समाप्त होगा, संशोधन के क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि संशोधन के तहत ये समाप्त हुआ 44वें संविधान संशोधन, किस वर्ष हुआ, 1978, किस भाग में है, भाग 12 में, और किस आर्टिकल में, आप कहोगे आर्टिकल 300 का के। तो अब वर्तमान में कितनी संख्या रहेगी, आप कहोगे 6 संख्या रह गई है। अब इन मौलिक अधिकारों पे खास बात यह है कि ये क्या सभी समय लागू होंगे या इनको कोई समाप्त कर सकते हैं, आप कहोगे इनके जो समाप्त या निलंबित करने की शक्ति है, समाप्त करने की, वो राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। तो हम देखना चाहते हैं राष्ट्रपति इनको कैसे लागू या समाप्त कर सकता है। तो आप भाई जो राष्ट्रपति है, जब राष्ट्रपति का एक आर्टिकल पढ़ोगे, आर्टिकल 358, कौन सा पढ़ोगे, आर्टिकल 358, ये कहाँ, जब राष्ट्रपति की आप भाग 18 विशेष शक्ति पढ़ोगे, और विशेष शक्ति में जब आर्टिकल 58 आपका वर्णन करेगा कि जब राज्य में या किसी देश में आर्टिकल 58 लागू होगा तो मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद, जो आपका फंडामेंटल राइट्स का जो अनुच्छेद है, वो आर्टिकल 19 अपने आप समाप्त हो जाएगा। पहला क्वेश्चन बना, कौन सा आर्टिकल अपने आप समाप्त हो जाएगा, आर्टिकल 19 समाप्त हो जाएगा। और शेष जो बचेंगे राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल के तहत, आप कहोगे आर्टिकल 358 फर्स्ट के तहत, सॉरी 58 नहीं 59 फर्स्ट के तहत अध्यादेश जारी करेगा। अध्यादेश का मतलब इमरजेंसी कानून, और अध्यादेश जारी करने के बाद शेष सभी को निलंबित या समाप्त कर देगा। समझ में, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि बताओ आर्टिकल 359 फर्स्ट के तहत कौन सा मौलिक अधिकार का कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं होता, तो वो होता नहीं 19 स्वतः समाप्त होता है। यदि 58 लागू हो गया तो ये कार्य करना बंद कर देगा, इसको निलंबित करने की जरूरत नहीं होती, शेष को निलंबित कर देते हैं। यहीं पर एक आर्टिकल लागू होता है जिसे कहते हैं 359 फर्स्ट का 2 अनुच्छेद नहीं होते, 20 व 21 अनुच्छेद कभी निलंबित नहीं होते। ये पेपर में बहुत बार पूछा गया कि कौन से आर्टिकल मौलिक अधिकार के निलंबित नहीं किए जा सकते, 20 और 21 क्यों नहीं किए जाते। जब इनको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इनको हम क्यों निलंबित नहीं करते, और सबको क्या करता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके समाप्त कर देता है। यहाँ तक एक बार और देख लेते हैं। 7 मौलिक अधिकार थे, तो कब आप कहोगे मूल संविधान में कितने थे, 7। कहाँ से लिए, यूएसए से लिए, और यूएसए से लेने के बाद हमने क्या कहा, आप कहोगे पहला समानता का 14 से 18, दूसरा स्वतंत्रता का वो कहाँ से 19 से 22 तक, तीसरा आप कहोगे शोषण के विरुद्ध अधिकार 22 से 24 तक, और धर्म संबंधी अधिकार 25 से 28 तक, और शिक्षा व अल्पसंख्यक 29 से 30 तक, और उसके बाद संपत्ति 31, और 31 के बाद आप कहोगे शोषण का संवैधानिक उपचार 32, और अब कितने रह गए, 6। कौन सा समाप्त हो गया, आप कहोगे संपत्ति का मौलिक अधिकार हमारा समाप्त हो गया। कैसे हटा, 44वें संविधान संशोधन के तहत। एक तो बात बिल्कुल 100% पक्की है, जब भी आपको संविधान संशोधन दे और आपको याद ना हो तो अपना माइंड लगा के 2 ही संविधान संशोधन देखने, एक तो 44 और एक 42। ये सबसे इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है। यदि ऑप्शन में है तो आप लगा सकते हो, 70% सही होने के चांस हो जाते हैं। ये तो मैं कह नहीं सकता कि 100 के 100% सही होगा, वहाँ उसमें कोई और संविधान संशोधन होगा, कल को कहना कि भाई ये तो पूरा 100% बताया था, हमने 44 का 44 लगा दिया। तो इसका मतलब 70% सही होने के चांस होते हैं। 44 और 42 सबसे ज़्यादा बार पूछे गए क्वेश्चन में ये।
तो संपत्ति का मतलब है पैसे, पैसे का मतलब होता है 12, 12 का मतलब भाग 12 में, और उसके बाद आर्टिकल 300 के कै में। ठीक, अधिकतर बात पैसों से संबंधित भाग 12 में मिलती है। ठीक है, तो आप कहोगे 300 में इसको जोड़ दिया गया। कैसा बना दिया? कानूनी। अब अधिकार नहीं रहा है, ये कानूनी अधिकार। सरकार से लड़ो, अपना हक लो, और धरने उरने जो भी तुम्हें करने हक लेने के लिए करने होंगे, कानून के तरीके से, अधिकार नहीं है अभी। उसके बाद संख्या कितनी रहेगी? 6। राष्ट्रपति पर इनकी क्या भूमिका हो सकती है? जब भी इनको निलंबित एक ही व्यक्ति कर सकता है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत? आप कहोगे अनुच्छेद 358 के तहत जब लागू होगा तो तब 19 ही समाप्त हो जाता है। उसके बाद जब आर्टिकल 359 लागू होगा, इसको लागू करने के लिए राष्ट्रपति एक कानून बनाएगा, अध्यादेश, और सभी को समाप्त कर देगा। परंतु उसके साथ साथ 2 भी लागू होगा, 20 और 21 कभी समाप्त नहीं होंगे। तो इसका मतलब सीधी एक हमारा क्वेश्चन बना, मौलिक अधिकारों को निलंबित या समाप्त करने की शक्ति किसके पास है? तो आप कहोगे राष्ट्रपति के पास है। यदि सरकार हमको मौलिक अधिकार नहीं मिल रहे तो वो हम कहाँ अपील कर सकते हैं? आप कहोगे उसके लिए हमारे पास न्यायालय है, एक कहते हैं सुप्रीम कोर्ट और दूसरा क्या है? हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट में अपील किस आर्टिकल? सुप्रीम कोर्ट में आप कहोगे आर्टिकल 32 के तहत कर सकते हैं, और इसमें आर्टिकल 226 मतलब अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। ये रिट कहाँ पढ़ाई जाएंगे आपको? आप कहोगे संवैधानिक उपचार में आपको रिट पढ़ाई जाएंगी। और आर्टिकल 12 और 13 राज्य से संबंधित है। ठीक, किससे संबंधित है? राज्य से। और जो आपके मौलिक अधिकार हैं वे किसको? नागरिक और विदेशी को भी समर्पित है। कौन सा आर्टिकल नागरिक को समर्पित है, कौन सा विदेशी को समर्पित है? जैसे आपका आर्टिकल 16 पढ़ाएंगे तब अवसर की समानता। अवसर की समानता का मतलब है सरकारी नौकरियों में आपको अधिकार दिया जाना है। क्या विदेशी को भी आके नौकरी करने का अधिकार है? जब नहीं तो ये केवल किसको समर्पित होगा? आप कहोगे आर्टिकल 16 केवल नागरिकों को ही समर्पित होगा। उसके बाद यदि कोई विदेशी आके यहाँ किसी के साथ लूट खसोट करता है तो उसको गिरफ्तार करना चाहिए, तो वो गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार उसके भी इतने होंगे और हमारे भी वे दोनों को समर्पित होंगे, नागरिक और विदेशी दोनों को समर्पित होंगे। अब हम अगले वाली क्लास में इन अनुच्छेदों का व्यापक अध्ययन करेंगे, एक एक पॉइंट पर आपसे बात करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मिलते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो।